सुनिए ना, ये टेबल कमरे में से हटा दीजिए। अरे टेबल हटा के कहाँ रखूं? अरे कहीं भी रखिए, दिन में 10 बार मेरा पैर इसी से टकरा जाता है। अरे तो देख कर चला करो ना। अब क्या हवा में उड़कर चलूं? कमरे में कितना सामान है, खाली करो ना इसे, तब चलने की जगह बनेगी। अरे तो ये भी बता दो कहाँ रखूं इसे। मुझे नहीं पता है, लेकिन हटाओ यहां से। उफ़ो, ठीक है, सोचता हूँ कुछ देर तक टेबल को घूरने के बाद अमित ने टेबल उठाई और बालकनी में लाकर रख दी। अब ठीक है। ये क्या किया? अब बालकनी को बंद कर दिया। ये टेबल सब आते जाते देखेंगे। अरे यार, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है इस टेबल का। ठीक है, जाओ। नेहा अपने कामों में लग जाती है। सेकंड फ्लोर पर रह रही उसकी देवरानी प्रीति अपने पति राजेश से कहती है, सुनिए ना, ये सोफा जरा खिसका दीजिए ना। तुम ये रोज रोज सोफा क्यों खिसकाती हो? क्या हुआ? अरे क्या ही होगा, आज मेरे मायके के कुछ लोग आ रहे हैं, तो सोफा खिसका कर क्या दिखाना है उनको? दिखाना कुछ नहीं है, बस थोड़ी जगह हो जाएगी हॉल में। अच्छा तो एक काम करो, ये सोफा हटा ही दो, सबको जमीन पर चटाई बिछाकर बिठा लो। ऐसे मत बोलिए ना, ये सोफा मेरे पापा ने दिया है। वो तो मालूम नहीं था कि घर में इतनी जगह नहीं है, नहीं तो क्यों ही देते। अब तुम मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती कर रही हो। अरे आप बातें करना बंद कीजिए, चुपचाप से सोफा हटाइए यहाँ से। ठीक है, करता हूँ। राजेश सोफा खिसकाकर एक तरफ कर देता है और हॉल में थोड़ी जगह बन जाती है। अब देखो, ठीक है? ठीक है, अब सही लग रहा है। लेकिन अब दरवाजा तो ब्लॉक हो गया, लोग क्या सोफे पर चढ़कर निकलेंगे? अरे तो आप कुछ कीजिए ना, एक तो इतनी जगह कम है, क्या करें हम? ठीक है, तुम ही कुछ सोच लो, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूंगा, तुम्हें पसंद थोड़ी ना आएगा। ठीक है, मत करो, मैं ही कर लूंगी। अपने अपने पतियों को ऑफिस भेजकर प्रीति और नेहा एक साथ बैठी हुई थी कि ये पैर की उंगली में क्या हुआ? क्या ही होगा, कमरे में है ना वो पुरानी टेबल, बस उसी में घुस गई उंगली। अरे रे रे, तो उस टेबल को हटा दो ना। हटा दिया, रख दिया बालकनी में। लेकिन तुमने ये सोफा यहाँ क्यों अड़ा के रखा है? अरे आज शाम को मेरे मायके के लोग आने वाले हैं, सोफे की वजह से बैठने की जगह नजर ही नहीं आती। हाँ, सोफा बड़ा है और हॉल छोटा। वही तो, अब किसी क्या ही बोले, जादू तो है नहीं जो जगह बड़ी कर ली जाए। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आता क्या करें। ये बालकनी भी ना फालतू है, दिन भर तो हम काम में लगे रहते हैं, कौन सा हमें मौका मिलता है इसमें जाने का। हाँ यार, बात तो सही कर रही हो तुम। मेरे पास ना एक बढ़िया उपाय है। क्या? हम लोग अपनी अपनी बालकनी हटवा के जगह बड़ी कर देते हैं। तुम बालकनी बंद करवा के हॉल बड़ा कर दो और मैं स्टोर रूम बना देती हूँ वहां पर। अरे वाह, क्या आइडिया है। लेकिन अब लेकिन क्या? लेकिन मम्मी जी का क्या? अरे हाँ, मम्मी जी को मनाना पड़ेगा। वही तो, कैसे मनाएंगे, वो तो घर में तोड़फोड़ करनी ही नहीं देंगी। लेकिन उन्हें समझाना तो पड़ेगा ना, अब ऐसे ही थोड़ी ना हम अपनी गृहस्थी इधर उधर रख सकते हैं। हाँ, अब अपने घर में भी अपनी तरह से ना रहे तो कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे हम? ऐसा करते हैं, मम्मी जी के लिए कुछ अच्छा खाने को बना लेते हैं, फिर उन्हें मना लेते हैं। ठीक है ठीक है, मैं उनके लिए ना सूजी का हलवा बना देती हूँ। और मैं जाकर राजमा चावल बना देती हूँ। ठीक है। प्रीति और नेहा अपनी सासू माँ गायत्री के लिए उनकी पसंद का खाना बनाकर नीचे ले आती हैं। अरे आज दोनों जेठानियां एक साथ नीचे कैसे? हम तो मम्मी जी से मिलने आए थे, बहुत दिन हो गए मम्मी जी ऊपर ही नहीं आई। हाँ, उनके घुटने में दर्द रहता है ना, इसलिए नहीं आ पाती। चलो कोई बात नहीं, हम ही आ गए। पर मम्मी जी अभी सो रही हैं, जगा दूं क्या उनको? नहीं नहीं, सुने तो उन्हें, हम बाद में आ जाएंगे। अरे बाद में क्या, बाद में ये सब ठंडा हो जाएगा ना। देवरानी जी, तुम जाकर मम्मी जी को जगा दो, हम इंतजार कर लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर मैं मम्मी जी को बुलाती हूँ। शिखा अपनी सास गायत्री को बुलाने उनके कमरे में जाती है। मम्मी जी, जेठानी जी आपको बुला रही हैं। अब इनको क्या काम आ गया भाई? आपके लिए कुछ बनाकर लाई हैं। हाँ, लगता है कुछ मांगना चाहती है। चल तू, मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद गायत्री बाहर आती है और अपनी दोनों बड़ी बहुओं के हाथ में बर्तन देखकर पूछती है, क्या बनाकर लाई हो भाई? कुछ नहीं मम्मी जी, बस आपकी पसंद का खाना है। अच्छा, लेकिन देखो अभी मेरा जमीन का बंटवारा करने का कोई मन नहीं है। अरे क्या मम्मी जी, आप भी मजाक कर रही हो, हम किसी जमीन के लिए थोड़ी ना आए। अच्छा, तो फिर रख दो, मैं खा लूंगी। मम्मी जी वो मुझे लग ही रहा था कोई ना कोई बात है। चलो चलो, अब जल्दी बता दो क्या बात है। मम्मी जी, हम दोनों अपनी अपनी बालकनी बंद करवाना चाहते हैं। हैं? क्यों?
वो जगह की बहुत कमी है मम्मी जी, सामान बन नहीं पाता है। अरे तो फालतू सामान हटा दो ना, क्यों ही रखा हुआ है घर में? मम्मी जी अब सामान इतना भी फालतू नहीं है, और हम लोग तो बालकनी का यूज भी नहीं करते। और नहीं तो क्या, ऊपर से खुली हुई बालकनी से धूल मिट्टी सब अंदर आता है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर क्या करोगे बंद करवा के? मैं तो स्टोर रूम बनवा लूंगी। मैं हॉल को बड़ा करवा दूंगी। जब तुम दोनों इतना सोच ही चुकी हो तो मुझसे पूछ ही क्यों रही हो? रहना तुम लोगों को है, जैसा ठीक लगे वो करो। ठीक है मम्मी जी। छोटी बहू तुझे तो कुछ नहीं करना ना? नहीं मम्मी जी, मुझे तो मेरी बालकनी में लगे पेड़ पौधे बहुत पसंद है। ठीक है फिर लाओ, अब ये खाने को दे भी दो मुझे। हाँ मम्मी जी लीजिए। प्रीति और नेहा खुश होकर अपनी अपनी बालकनी को बंद करवा देती है। अब देखो मेरा हॉल कितना बड़ा हो गया। बात तो सही है, लेकिन अब सर्दियों की धूप बंद हो गई। धूप आती भी कहाँ है सर्दियों में, फिर भी थोड़ा बहुत तो चमकती थी। आप ना मेरे काम की कभी तारीफ मत करना। अरे मैं तो बस एक बात कह रहा था, इतना खर्चा करके बालकनी बंद हुई और हॉल में जगह निकल आई मेरे लिए तो अच्छी बात है। ठीक है फिर, अब तो आराम से लोग आकर बैठ के सो भी सकते हैं हॉल में। हाँ तुम कहो तो अपने ऑफिस की मीटिंग भी यहीं करवा लिया करूंगा। मजाक के अलावा जिंदगी में कुछ किया होता ना तो आज एम्प्लॉय नहीं बॉस होते आप। तुमसे बात करना ही बेकार है, पति की इज्जत ही नहीं है। राजेश बाहर चला जाता है और अमित को घर के सामने खड़ा देखकर बोलता है, क्या हुआ भैया, इतना ऊपर क्या देख रहे हैं, गर्दन में दर्द हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूँ सब कितना बदला बदला लग रहा है। कल तक बालकनी थी, अब दीवार है। हाँ कोई बात नहीं ऐसे ही देखने की आदत भी पड़ जाएगी। वो तो हो ही जाएगी। खैर तुम बताओ, हॉल में अब क्या करोगे? अपना क्या काम है, जो करना है वही करेगी। सही कहा। चलो मैं जाता हूँ, स्टोर रूम में सामान भी रखना है। अमित और राजेश अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्रीति और नेहा को भी अपनी अपनी बालकनी बंद करवाकर काफी सुविधाएं हो गई थी। दीदी। हाँ बोलो। वो छत पर चली ना जरा मेरे साथ। क्या हुआ? अरे पापड़ बनाने हैं तो धूप में सुखाने पड़ेंगे ना। अरे हाँ हाँ चलो चलो। प्रीति और नेहा छत पर आकर पापड़ बनाने लगती हैं। धूप कितनी अच्छी लग रही है ना, तो नीचे इतनी ठंडक रहने लगी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तुझे भी ऐसा लगता है क्या? हाँ लगता तो है। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है मुझे तो बहुत ठंडा लगने लगा है घर। वही तो, लेकिन अब किसी से क्या ही कहे, ये करवाया भी तो हम ही ने था। इसकी जरूरत भी तो थी ना, लेकिन अब बाकी के काम रुक गए। मैं तो कपड़े छत पर डाल डाल कर थक गई। पहले ऊपर तक जाओ, कपड़े फैलाओ, फिर सूख जाए तो नीचे लेकर आओ। हाँ ये बात तो है। कल मुझे मसाले सुखाने थे तो छत पर बार बार देखने आना भी पड़ा। बालकनी में इतनी चिंता नहीं रहती थी। अब क्या कह रही हैं, ऐसे तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। अरे मुश्किल क्यों होगी, अभी देवरानी जी की बालकनी है तो। अरे बालकनी का उनका तो पूरा आंगन ही मानकर चलो। हाँ जो भी है, अब हम एक ही घर में रह रहे हैं तो उसे यूज तो कर ही सकते हैं। बात तो सही है, लेकिन फिर सासू माँ कुछ बोली तो। अरे वो क्या ही कहेंगी, तू देखना मैं कैसे जाती हूँ। नेहा और प्रीति छत पर पापड़ बनाकर नीचे आ जाते हैं और नेहा अपने धुले हुए कपड़े लेकर शिखा की बालकनी में आ जाती है। अरे मम्मी जी आप यहीं बैठी हैं? अब धूप लेने मैं तो ऊपर जा नहीं सकती, तो यहीं बैठना पड़ेगा ना। हाँ सही कहा मम्मी जी। लेकिन तू ये बाल्टी भरकर कपड़े लेकर कहाँ जा रही है? कहीं नहीं मम्मी जी, जा तो रही थी छत पर, फिर सोचा यहाँ भी तो कितनी जगह है, यहीं डाल देती हूँ कपड़े। पर दीदी यहाँ तो मेरे कपड़े सूख रहे हैं। अरे देवरानी जी क्यों टेंशन ले रही हो, थोड़ी देर की बात है, शाम को उठा ले जाऊंगी ना। ठीक है। और क्या, अब इसी बहाने मम्मी जी के पास बैठ भी लूंगी। सारा आशीर्वाद तो आप ही लिए जा रही हैं। अरे मैं किसी एक को आशीर्वाद नहीं दे रही हूँ, सबके साथ है मेरा आशीर्वाद। तो क्या हुआ मम्मी जी, हम भी तो आपकी बहू हैं ना, बड़ी बहू को तो थोड़ा ज्यादा आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। हाँ भाई आप तू चुपचाप धूप लेने दे मुझे, इतनी बातें करके मेरा सिर दर्द हो जाता है। अच्छा ठीक है मम्मी जी। नेहा अपने कपड़े सुखाकर ऊपर आ जाती है और प्रीति उसके पास आती है। क्या कहा देवरानी जी ने? अरे क्या कहेगी वो, हम जिठानी है भाई, हमारा तो पूरा पूरा हक बनता है। सही कहा, फिर मैं अपने मसाले और पापड़ नीचे ही सुखा दूंगी कल। हाँ सुखा दे। अगले दिन प्रीति अपना सामान लेकर शिखा के बालकनी में पहुंच जाती है। दीदी आप यहाँ? अरे वो मम्मी जी से मिलने आई थी, फिर यहाँ धूप देखी तो सोचा अपने पापड़ भी यहीं सुखा दूं। मम्मी जी तो कमरे में है। मैं उन्हें बुला देती हूँ, उनके पैरों की मालिश भी कर दूंगी ना धूप में बैठकर। ठीक है।
प्रीति अपनी सास को बुलाने उनके कमरे में जाती है। मम्मी जी। क्या हुआ प्रीति, आज तुम नीचे? हाँ मम्मी जी, वो मेरे मायके से ना तेल आया है, लाइए आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। अरे लेकिन अभी तो मुझे दर्द नहीं हो रहा है कोई। तो क्या हुआ मम्मी जी, अब तेल लगाओ फिर कभी दर्द होगा ही नहीं। हाँ ठीक है, चल यहीं कर दे मालिश। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, यहाँ नहीं, अब चलो ना बालकनी में करती हूँ, धूप में बैठकर। यहाँ कितनी ठंड हो रही है ना। भाई मुझे तो ठंड नहीं लग रही। लेकिन मम्मी जी वो मेरे मसाले रखे हुए ना वहाँ, वो भी देखती रहूंगी साथ में। अच्छा ठीक है चल। प्रीति गायत्री के साथ बालकनी में आकर बैठ जाती है और काफी देर तक धूप में आराम करती है। थोड़ी देर में नेहा भी सारे काम निपटाकर नीचे आती है। आपको कुछ चाहिए क्या जेठानी जी? अरे ना भाई ना, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो छत पर जा रही थी, फिर सोचा सब नीचे है तो भाई मैं भी नीचे आ गई। अब सब लोग बालकनी में आ गए तो फिर मैं कमरे में जाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप बैठिए ना। बेटा तुम लोग आराम कर लो, अब तुम्हारे यहाँ तो धूप आती नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, वो तो हमें जगह की जरूरत थी। हाँ भाई तुम अब आराम से बैठो तीनों एक ही आंगन में। गायत्री उठकर अंदर चली जाती है, तभी राजेश उससे कहता है, क्या हो गया मम्मी, धूप निकली हुई है फिर भी हीटर चलाकर लेटी हो? क्या करूं बेटा, अब बालकनी तो हाउसफुल है, वहां जगह कहाँ बची है। मैंने तो कहा भी था कि बंद करवाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरी सुनता कौन है? वो तो बेटा मुझे भी पता है कि तेरे कोई नहीं सुनता, लेकिन अमित ने नहीं समझाया था क्या बड़ी बहू को? भैया तो भाभी की आंखों से इतना डरते हैं, वो क्या समझाएंगे? सब सुन रहा हूं मैं। अरे भैया आप कब आए? तभी आया जब तू आंखों से तीर मार रहा था। कुछ भी कहो भैया, आकाश की जिंदगी सही है, उसे घर के ड्रामे नहीं देखने पड़ते। हाँ सही कहा। अमित और राजेश बाहर निकल जाते हैं। इधर शिखा अपनी जेठानियों से कहती है, दीदी आप लोग सो गई क्या? नेहा और प्रीति कोई जवाब नहीं देती। ये लोग तो धूप में बड़े आराम से सो गई, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, अपने कमरे में ही चली जाती हूँ। शिखा भी बालकनी छोड़कर अपने कमरे में आ जाती है। दोपहर तक बच्चे भी स्कूल से लौट आते हैं। अरे तुम लोग कब आए, चलो यहीं बैठ जाओ और होमवर्क कर लो। बिट्टू तू भी बैठ जा और खाना खा ले, अच्छी धूप आ रही है बालकनी में। मैं जरा देखती हूँ देवरानी जी ने क्या बनाया आज। प्रीति शिखा के किचन में आ जाती है और खाना लेकर अपने बच्चों को खिलाती है। ये क्या हो रहा है, मेरी किचन में भी आ गई दीदी तो। अरे शिखा वो बच्चों को भूख लग रही थी ना तो खाना यहीं खिला दिया। कोई बात नहीं दीदी, लेकिन अब धूप भी जाने को है, मुझे अपने कपड़े डालने थे वहाँ। अरे हाँ हम भी बस ऊपर ही जा रहे हैं, अब तो धूप बची भी नहीं है। सही कह रही हो, पर कुछ भी हो आज ना कमर का दर्द सही हो गया। नेहा और प्रीति अपना अपना सामान समेटकर ऊपर चली जाती हैं और शिखा बालकनी में आकर खड़ी होती है। सारा सारा दिन दोनों जेठानियां यहीं पर रहती है, मुझे तो मेरी बालकनी में आने का मौका नहीं मिल पा रहा है। शिखा मन ही मन सोचती रहती है, तभी उसकी सास उसे अपने पास बुलाती है। ए बहू इधर आना जरा। जी मम्मी जी। बहू मैंने जो आंवले सुखाने को रखे थे वो सूख गए क्या? कहाँ मम्मी जी, पूरा दिन तो उनका ही सामान पड़ा रहता है बालकनी में, आंवले कहाँ सुखाऊं? अब हम क्या कर सकते हैं, जब मौका मिले ना तो सुखा देना। लेकिन मम्मी जी वो दोनों मेरी बालकनी में क्यों आ रही है, इतना ही शौक था धूप लेने का तो अपनी अपनी बालकनी बंद क्यों करवा दी? अब मैं क्या ही कहूँ, उनको रोक भी तो नहीं सकते। ठीक है। अगले दिन भी दोपहर होते ही नेहा और प्रीति शिखा की बालकनी में आकर लेट जाती हैं। दीदी जरा उठिए। क्या हुआ? वो जगह नहीं है यहाँ। अरे कितनी तो जगह है, हम तो आराम से सो गए। आप तो सो गए लेकिन मैं नहीं सो पाऊंगी ना, आप जरा सा साइड हो जाइए, मैं ये खाली गमले हटा दूं यहाँ से। लेकिन गमले हटाकर रखोगी कहाँ? स्टोर रूम में। पर तुम्हारा स्टोर रूम कहाँ है? किसने कहा जेठानी जी, नेहा दीदी ने जो स्टोर रूम बनवाया उसमें मेरा हक नहीं है क्या? हाँ, बात तो सही है ना दीदी? हाँ हाँ सही तो है। तो तुम रखाओ और क्या। गमले ही नहीं और भी सामान है जो जगह घेरता है, मैं वो भी ऊपर पहुंचा दूंगी। हाँ भेज दो, दीदी के स्टोर में बहुत जगह है। लेकिन दीदी तो कुछ नहीं बोल रही है। अब हाँ पहुंचा दो। शिखा अपना काफी सारा सामान नेहा के स्टोर रूम में रखवा देती है। क्या था ये, दीदी का स्टोर रूम बड़ा है, क्या जरूरत थी इतना कहने की? अरे तो क्या हुआ दीदी, आप भी तो उसकी बालकनी यूज कर रही हो ना? हाँ ठीक है, अब ज्यादा मत बोल। अगले दिन शिखा अपने घर आए मेहमानों को ऊपर भेजने लगती है। प्रीति दीदी, ओ प्रीति दीदी।
क्या हुआ, क्यों हल्ला मचा रही हो? वो आपके हॉल में बहुत जगह है ना, तो मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, उन्हें बिठाकर थोड़ा नाश्ता करवाइएगा, तब तक मैं आती हूँ। शिखा की बात सुनकर नेहा तीसरी मंजिल से ही चिल्लाती है, हाँ हाँ भेज दो, प्रीति के हॉल में तो एक पार्टी हो जाती है, बहुत जगह है यहाँ। नेहा की बात सुनकर प्रीति उसे तिरछी नजरों से देखने लगती है। अब ठीक है ना मम्मी जी? बिल्कुल ठीक है, ये तो वही बात कर रही थी, अपना पैसा बचाओ दूसरों का खर्च करवाओ। अब तूने भी कुछ फायदा उठा दिया उनका भी। अगर आप ये आइडिया नहीं देती तो मैं तो बस अपनी बालकनी को भरा देखकर दुखी ही होती रहती। मेरे लिए तो सभी बहुएं एक जैसी हैं, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। जा अपने मेहमानों का ध्यान रख। गायत्री वापस बालकनी में आकर बैठ जाती है। क्या कह रही थी दीदी? अब बहुत जगह है, हॉल में पार्टी हो जाएगी। हाँ तो मेरे स्टोर रूम से तो ज्यादा ही जगह है। ठीक है दीदी, अब बालकनी की धूप का कुछ तो दाम चुकाना ही पड़ेगा। सही कहा। नेहा और प्रीति शिखा के मेहमानों की खातिरदारी में लग जाते हैं और शिखा को भी अब बराबरी लगने लगी थी। सोनिया शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसकी शादी शहर में ही विनोद नाम के लड़के से हो जाती है। जब सोनिया शादी करके अपने ससुराल आ जाती है और आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी, वो अपनी सास के साथ रसोई में जाती है और उसकी सास सुनैना उससे कहती है, बहू अब सब लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा खाना बना दे, जिसे खाकर सारे घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाएं और उसके बाद सब लोग मेरी नई नवेली बहू की बहुत ज्यादा तारीफ करें। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। सोनिया ये बोलकर जैसे ही रसोई के चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि सुनैना की रसोई बहुत ही पुराने जमाने की थी। वहाँ पर पुराने बर्तन रखे हुए थे, मसाले पीसने के लिए सिलबट्टा रखा था और खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा था। ये सब कुछ देखकर सोनिया के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो कहती है, ये सब क्या है? यहाँ पर तो सब कुछ पुराने जमाने का सामान रखा है और मुझे तो ये सब इस्तेमाल करना नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगा था मेरी शादी शहर में हुई है तो यहाँ पर सारा शहरी सामान होगा। अरे बहू, रसोई घर तो वही होता है जहाँ पर ये सारा पुश्तैनी और पुराने जमाने का सामान रखा हो। हमारे घर में तो आज भी तांबे के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दोनों इस तरह बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर सोनिया की ननद निधि आती है और सोनिया कहती है, माँ जी लेकिन मुझे तो ये सब सामान इस्तेमाल करना ही नहीं आता, फिर मैं खाना कैसे बना पाऊंगी? लगता है माँ अब तो भाभी हमारी रसोई को विदेशी रसोई बनाकर ही छोड़ेंगी। भाभी को भी ये सब कुछ इस्तेमाल करना नहीं आता, वो तो खाना बनाना तो दूर लेकिन चूल्हा भी नहीं जला पाएंगी। अब हम क्या करेंगे? अब और क्या हो सकता है, मुझे खुद ही से मसाला पीस कर देना पड़ेगा, चूल्हा जला कर देना पड़ेगा, तभी जाके मेरी बहू खाना बना पाएगी। सच में मैंने सोचा था कि बहू के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। अब सुनैना खुद ही अपनी बहू को मसाला पीस कर देती है और चूल्हा जला कर देती है, तब जाकर सोनिया उनके लिए खाना बना पाती है। अगले दिन सुनैना अपनी बहू सोनिया के पास जाकर कहती है, बहू कल तेरी पहली रसोई की रस्म तो हमने किसी तरह करवा दी, क्योंकि घर में रिश्तेदार आए हुए थे, लेकिन अब उसके बाद और कुछ नहीं चलेगा। आज तुझे ही सब लोगों के लिए खाना बनाना होगा और वो भी हमारे घर की देसी रसोई में। और अब ये कैसे करोगी तू सोच ले, क्योंकि कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा। हम इस घर में बहू लेकर आए थे ताकि वो हमारी मदद करेगी, लेकिन यहाँ तो हमें ही बहू की मदद करनी पड़ रही है। सोनिया खामोश हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। वो तुरंत ही अपने पति विनोद के पास जाती है और अपने पति से कहती है, सुनो जी, आप तो जानते हो कि मुझे देसी रसोई में खाना बनाना नहीं आता। माँ मेरी मदद करती थी, लेकिन अब वो मेरी मदद करने को मना कर रही हैं। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो सोनिया? लेकिन मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, मैं तुम्हारी क्या ही मदद कर सकता हूँ? मैं भी जानती हूँ कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम तुम एक काम तो करो, मुझे पिसे हुए मसाले मंगा कर दे दो। चूल्हा जलाने का इंतजाम भी मैं किसी तरह कर लूंगी, या फिर एक काम करो, ऑनलाइन इलेक्ट्रिक चूल्हा मंगा दो और उसके बाद मैं उस इलेक्ट्रिक चूल्हे पर रेडीमेड पिसे हुए मसालों से खाना बना लूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा और खाना भी बन जाएगा। ठीक है, अगर बस इतना ही करना है तो मैं करने को तैयार हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चूल्हा और थोड़े मसाले मंगा देता हूँ। फिर तुम किसी तरह माँ को इस चीज के लिए तैयार कर लो कि वो तुम्हारी रसोई को थोड़ा सा मॉडर्न करने के लिए मान जाए। विनोद यही करता है और सोनिया के कहने पर उसके द्वारा बताया गया सारा सामान मंगवा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और सुनैना रसोई में नहीं आती। उसे बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि जहाँ उसके घर में पहले खड़े मसाले को पीस कर खाना बनाया जाता था, वहाँ पर अब रेडीमेड मसाले आ रहे थे, और जहाँ चूल्हे पर खाना बनता था वहाँ पर अब इलेक्ट्रिक चूल्हे ने उसकी जगह ले ली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुनैना सोनिया से कहती है, सुन बहू, मैंने पिछले महीने बहुत सारा आटा मंगवाया था, लेकिन अब वो लगता है खत्म होने वाला होगा, और वैसे भी अब तो तू भी आ गई है तो आटा तो बच ही नहीं सकता। कितना आटा पड़ा है?
माँ जी, मैं आपको यही बोलने वाली थी कि आटा खत्म हो गया है, आप चक्की से आटा मंगवा लीजिए। तू पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग खराब है? अब क्या हम लोग चक्की से आटा मंगवाएंगे? अरे हमारे घर में चक्की से गेहूं आते हैं और फिर उसे हाथ से पीसा जाता है। मैंने स्टोर रूम में गेहूं पीसने के लिए चक्की रखी हुई है, तो उसे निकाल कर साफ कर ले और फिर विनोद को बोलकर गेहूं मंगवा ले। सोनिया ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके ससुराल वाले इतने ज्यादा पुराने सोच के थे कि वो आटा भी खुद अपने हाथों से पीसा करते थे। अब सोनिया फिर से तमतमाती हुई विनोद के पास जाती है और कहती है, विनोद सच बताओ, तुम्हारे घर वाले क्या आदिवासी जमाने के हैं? एक बात बताओ, आजकल के जमाने में हाथ से गेहूं कौन पीसता है? अरे जब बाजार में इतनी सारी चक्कियां हैं जहाँ पर हम गेहूं पिसवा ला सकते हैं, तो फिर हाथ से गेहूं पीसने का क्या मतलब बनता है? सोनिया, तुम समझते क्यों नहीं हो? हमारे घर वाले थोड़ी पुरानी सोच के हैं। उन्हें हाथ से पिसा हुआ आटा ही खाने की आदत है, और इसमें क्या है, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तुम प्लीज कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं। तुम मुझे बाजार से एक आटा पीसने की मशीन मंगवा दो, मैं उसे रसोई में रख दूंगी, और मैं हाथ से तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करने वाली हूँ। अब विनोद अपनी बीवी की जिद पूरी करने के लिए बाजार से आटा पीसने की मशीन मंगवा देता है। सोनिया ने जिद करके पाउडर वाले मसाले मंगवा लिए थे, आटा पीसने के लिए चक्की थी और खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिक चूल्हा था, जिससे वो सारा काम बड़ी आसानी से कर लिया करती थी। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब सभी घर वाले साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तो निधि अपनी माँ के कान भरने के बारे में सोचकर कहती है, माँ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जब से भाभी खाना बना रही है, खाने में तो स्वाद ही नहीं आ रहा है? देखो, इस दाल के अंदर तो मसाला महसूस ही नहीं हो रहा, और ये छोले की सब्जी, ऐसा लग रहा है जैसे रंग डालकर इसे लाल किया गया है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक बोली तूने निधि। खाने के अंदर वो स्वाद नहीं आ रहा जो आना चाहिए। अपनी ननद और ससुर की बात सुनकर अब सोनिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालती है और बड़े प्यार से बोलती है, आप बताइए कि खाने में आपको क्या बुरा लग रहा है, मैं ठीक कर दूंगी। अरे तू क्या ठीक करेगी? तुझे तो मेरे जैसा खाना बनाना आएगा भी नहीं। ये तो कहने की बात है कि मैं ठीक कर दूंगी। क्या तू वैसे ही स्वाद का खाना बनाने लगेगी? ये सब छोड़। ये सारी बातें सुनने के बाद सोनिया का दिल टूट जाता है, क्योंकि भले ही वो अपने आधुनिक तरीके से खाना बना रही थी, लेकिन सब लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करने की पूरी कोशिश भी कर रही थी। ऐसे ही एक दिन जब सोनिया की आलसी ननद निधि किसी काम से रसोई में जाती है, तो वो रसोई में रखी हुई आधुनिक मशीनें देख लेती है, जिसे देखकर वो कहती है, ओह, रसोई के अंदर तो तरह तरह की मशीनें आ गई हैं। तभी मैं बोलूं कि खाने के अंदर स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं माँ जी जैसा अच्छा खाना बनाऊं। अब मुझे उनकी तरह देसी सामान इस्तेमाल करना नहीं आता, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम ही बताओ। रहने दीजिए भाभी, आपके अंदर तो आलस कूट कूट कर भरा हुआ है, इसलिए तो आप कोई काम करके राजी नहीं है, और माँ को भी कितना सारा एडजस्ट करना पड़ रहा है। आपकी जगह इससे अच्छा तो गांव की कोई लड़की से शादी मेरे भैया की करवा देते, तो मेरी माँ इतनी परेशान नहीं होती। निधि ये बोलकर मुंह बनाकर रसोई से चली जाती है। ये सब कुछ सुनने के बाद अब सोनिया को बहुत गुस्सा आता है, और वो अपने आप से कहती है, बहुत हो गया, मैं इस निधि की बच्ची की सारी बकवास सुन रही हूँ तो ये मेरे सर पर चढ़े जा रही है। कोई बात नहीं, इसको देसी रसोई पसंद है ना। अब मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये याद रखेगी कि जो देसी रसोई की ये तारीफ करती है, वो देसी रसोई अब इसे ही संभालनी पड़ेगी। फिर जाकर इसको अकल आएगी कि देसी रसोई को संभालना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। सोनिया ने सोच लिया था कि किसी भी तरह वो निधि को सबक सिखाकर ही रहेगी। एक दिन जब निधि अपने कमरे में सो रही होती है, तो सोनिया उसके कमरे में जाकर उससे कहती है, दीदी, क्या आप मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ थोड़ी देर रसोई में चलेंगी? कैसी बात कर रही हैं भाभी आप? रोज तो खाना आप बनाती हैं और कभी आपने मदद नहीं मांगी, फिर आज आप मुझसे मदद क्यों मांग रही हैं? दीदी, वो क्या है ना, माँ जी को बाहर के पैकेट के मसाले अच्छे नहीं लगते, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं खुद ही अपने हाथों से उनके लिए मसाला पीस दिया करूंगी। पर क्या है ना, मुझे मसाला पीसना नहीं आता सिलबट्टे पर, तो क्या आप मेरे साथ चलकर मुझे सिलबट्टे पर मसाला पीसना सिखा देंगी? निधि हैरान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या करे। उसके बाद वो अपना आलस छोड़कर अपनी भाभी के साथ मसाला पीसने के लिए रसोई में चली जाती है। 5 मिनट मसाला पीसने के बाद निधि की हालत बुरी हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, हे भगवान, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। कितनी मेहनत लगती है हाथों से इस मसाले को पीसने में। ऐसा लग रहा है जैसे जेल के अंदर चक्की पीस रही हूँ। अरे दीदी, अच्छे से पीसिए ना, और थोड़ा ढंग से, मुझे दिखाकर जोर लगाकर पीसिए। ऐसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ भाभी, पीस रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। अब निधि खुद ही सारे मसाले पीस देती है। ऐसे ही अब अगले दिन सोनिया कपड़ों का ढेर छत पर रख देती है और उसके बाद अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरी ननद बड़ी बातें कहती थी ना कि मेरे धुले हुए कपड़े गंदे रह जाते हैं। आज देखती हूँ कि असली में कपड़े धोए कैसे जाते हैं।
अब सोनिया फिर से अपनी ननद के पास जाती है और उसे जाकर कहती है, दीदी वो बहुत सारे कपड़े हैं और मैंने कपड़े धोने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे कपड़े धोने नहीं आ रहे। आप मेरे साथ चलकर मेरी मदद करवा दीजिए ना प्लीज। ओफो भाभी, आप देख रही हो ना मैं फोन चला रही हूँ, फिर मुझे क्यों परेशान कर रही हो? और कपड़े धोने में क्या बड़ी बात है, जैसे धुलते हैं वैसे ही तो धोने हैं। और हमारे घर में तो कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं ना, और वो तो चलानी आती है आपको, फिर आपको मेरी क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं दीदी, वो माँ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कपड़े मशीन में धुले, और आपको भी तो नहीं पसंद क्योंकि कपड़ों में दाग रह जाता है। आप ही तो कुछ दिनों पहले माँ जी से मेरी शिकायत कर रही थी कि मुझे कपड़ा धोना नहीं आता, तो मैंने थापी और पानी सब छत पर तैयार कर दिया है। आप मेरे साथ चलिए और मुझे लकड़ी की थापी से पीट पीट कर कपड़ा धोना सिखा दीजिए। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी भाभी के कामों में नुक्स निकाल कर। अब सारे काम उन्हें मुझे सिखाने पड़ रहे हैं जैसे कोई टीचर हो। भाभी, आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये चीज तो पक्की है कि आप मुझे यहाँ से लेकर ही जाएंगी। ठीक है चलिए। अब निधि अपनी भाभी के साथ छत पर जाती है और ठंड के मौसम में ठंडे ठंडे पानी से हाथों से कपड़े पटक पटक कर धोने लगती है। उसने मुश्किल से 2 ही कपड़े धोए थे कि उसकी कमर में झटका आ जाता है और वो चिल्लाती है, हे राम, मेरी कमर में दर्द हो गया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या करूं? अभी आपने बस 2 कपड़े धोए हैं और आपकी कमर में दर्द हो गया? ऐसा कैसे चलेगा? आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। निधि गुस्से में सोनिया की तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाती क्योंकि ये सारी आग उसी की लगाई हुई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं कि एक दिन जब सोनिया रसोई में रोटियां बना रही थी तो वो रोटियां जलने लगती हैं और ये देखकर निधि कहती है, अरे अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हो? आप तो सारी रोटियां जला रही हो, ये जली हुई रोटियां कौन खाएगा? वही तो दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो रोटियां बनाना ही नहीं आ रहा। एक काम करिए, आप मुझे चूल्हा जलाना और रोटियां बनाना सिखा दीजिए। वैसे भी माँ जी को तो चूल्हे पर बनी हुई रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं, और सर्दियों में तो चूल्हे पर बनी हुई रोटियां खाने का मजा ही अलग होता है। आप मुझे 1-2 रोटी बनाकर सिखा देंगी तो बची हुई सारी रोटियां मैं खुद बना दूंगी। ठीक है, 1-2 रोटियां बनाकर ही तो दिखानी है, दिखा देती हूँ। उसके बाद तो बची हुई रोटियां भाभी खुद बना लेंगी, क्या ही दिक्कत है। अब निधि सबसे पहले लकड़ियां जलाकर चूल्हा तैयार करती है और उसके बाद कुछ रोटियां बनाती है। सोनिया ये सब देखकर कहती है, नहीं नहीं दीदी, अभी मुझे समझ नहीं आया। एक काम करिए, सारी रोटियां आप ही बना दो, मैं कल दोबारा आपसे सीखूंगी और उसके बाद मैं बना दूंगी। निधि बुरा सा मुंह बना लेती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे सारी रोटियां खुद बनानी पड़ेंगी और धीरे धीरे अपनी ही भाभी की जिंदगी में आग लगाना उसे ही उल्टा पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन जब रसोई में सोनिया अपनी मशीन से आटा पीस रही होती है, तभी वो निधि को रसोई में आता हुआ देखकर जानबूझकर सोनिया नाटक करने लगती है और आटे की मशीन का तार खींच देती है। ओह, ये क्या हो गया? इस मशीन को भी अभी ही खराब होना था। अब मैं माँ जी को रोटियां बनाकर कैसे खिलाऊंगी? वैसे भी माँ जी को मशीन की रोटी पसंद नहीं आती, अब उन्हें रोटियां नहीं दी तो वो गुस्सा हो जाएंगी। भाभी, अभी तो इस मशीन को 1 महीना हुआ है, ये इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई? अब आप क्या करोगी? और क्या हो सकता है दीदी, हमारे घर में गेहूं पड़ा है और स्टोर रूम में आटा पीसने की चक्की है, मैं वो लेकर आती हूँ, आप उस पर आटा पीस दीजिए। नहीं नहीं भाभी, मैं आटा नहीं पीसूंगी, उसमें बहुत मेहनत लगेगी और बहुत देर भी लगेगी। नहीं दीदी, आपको तो ये करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। निधि अपने मन में सोचती है कि उसे अपनी भाभी को एक बार चक्की चलाकर दिखाना ही पड़ेगा, तब तक उसकी भाभी उसे जाने नहीं देगी। निधि थोड़ी देर हाथ वाली चक्की चलाकर सोनिया को दिखाती है और उसके बाद कहती है, भाभी, मैंने आपको चक्की चलाकर दिखा दिया है, अब आप आटा पीस लो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। निधि बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। सोनिया थोड़ी देर इंतजार करती है और उसके बाद वापस निधि के कमरे में उसके पास जाकर कहती है, निधि दीदी, मैंने वापस आटा पीसने की कोशिश की थी, लेकिन मुझसे नहीं पीसा जा रहा, मुझे एक बार फिर से बता दीजिए ना। भाभी, अभी अभी तो आपको सिखाया था कि आटा कैसे पीसते हैं, आप दोबारा वही चीज पूछ रही हो। अब मैं आपको दोबारा नहीं बताने वाली। आप लोग ही तो चाहते हो कि मैं देसी रसोई में देसी रसोई की तरह खाना बनाऊं, और मैं वही सब सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों ने बोल बोलकर मेरी आंखें खोल दी हैं। अब निधि मुंह बनाकर वापस सोनिया के साथ रसोई में जाती है और आटा पीसने लगती है। आटा पीसते हुए उसके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ऐसे ही सोनिया रोज निधि को परेशान किया करती, और एक दिन जब निधि दोपहर के समय अपने कॉलेज की छुट्टी वाले दिन अपने कमरे में सो रही थी, तो सोनिया फिर से उसके पास आ जाती है और कहती है, दीदी उठ जाइए, बहुत दिन हो गए हैं, मसाले खत्म हो गए हैं, वो मुझे फिर से पीसना सिखा दीजिए ना, और साथ ही फिर आटा भी पीसना है। उसके बाद में आप चूल्हा जला देना, खाना जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा ना, और उसके बाद हम दोनों साथ में मिलकर कपड़े धोएंगे छत के ऊपर बैठकर, और बहुत सारी बातें भी करेंगे दोनों ननद भाभी।
निधि का गुस्सा अब सर के पार हो जाता है। वो तुरंत ही उठकर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें देसी रसोई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब से भाभी आई हैं, तब से तो घर में आटा पीसने की मशीन आ गई है और चावल और मसाले भी भाभी रेडीमेड मंगवाने लगी हैं। तो फिर बेकार में कुछ कामों के लिए रसोई को देसी बनाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी चूल्हा जलाते हैं तो पूरे घर में धुआं हो जाता है। भाभी का इलेक्ट्रिक चूल्हा भी बुरा नहीं है। जब हमने अपनी रसोई को आधा विदेशी बना ही दिया है तो उसे पूरा ही विदेशी बना देते हैं। अरे कैसी बातें कर रही है? तूने ही तो मुझे जाकर कई बार बोला था कि भाभी की रसोई विदेशी होती जा रही है, उसे देसी बनाना है, और अब तू ही ये बात बोल रही है। और ये सारा सामान लेकर कौन आएगा? अब निधि खुद ही बाहर जाती है और बाहर से ही रेडीमेड आटा, सब्जियां और जरूरत का सारा सामान लेकर आ जाती है और सब लोगों से कहती है, आधे से ज्यादा सामान बाहर से आ जाता है और जो सामान नहीं होगा हमारे पास वो मैं खुद लेकर आ जाया करूंगी। जमाना बदल रहा है तो हमें भी अपनी रसोई को देसी रखने की क्या ही जरूरत है। निधि की बात सबको ठीक लगती है और उसके बाद में अब सोनिया को कोई भी परेशानी नहीं होती। उसकी चली चाल कामयाब होती है और उसकी सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं।